नाज़रीन, अमेरिकन एनवॉय ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को धमकाया है। दौरा हो रहा था तो इराक के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई और उसमें इराक के प्राइम मिनिस्टर को धमकाया गया है और यह कहा गया है अमेरिकन एनवॉय की जानिब से कि इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करने जा रहा है। यह बात यानी उसने कंफर्म किया है कि इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करने जा रहा है और अमेरिकन एनवॉय ने कहा कि अगर इसमें इराक की रेजिस्टेंस आई, यानी लेबनान की मदद को अगर इराक की रेजिस्टेंस आई तो फिर इराक के ऊपर भी अटैक कर दिया जाएगा। यानी अमेरिकन एनवॉय जो है वो अमेरिकन एनवॉय नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं और जा जाकर लेबनान को, शाम को, इराक को जब धमका रहे हैं। अब ये कितनी अजीब बात है कि एक अमेरिकन एनवॉय इराक जा रहा है और पैगाम उनको क्या दे रहा है, धमका क्या रहा है, इजराइल के हमला करने जा रहा है और इजराइल पर जवाबी अटैक जब ना किया जाए और इराक की रेजिस्टेंस अगर आई तो फिर इराक के ऊपर भी अटैक कर दिया जाएगा। तो ये है इस वक्त रीजन की सूरत हाल और ये है इंटरनेशनल लॉ और ये है इस वक्त आज की दुनिया का नक्शा जो इजराइल और अमेरिका दुनिया को पेश कर रहे हैं। वो मुल्कों के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और साथ उस रीजन के मुल्कों को और हमसाया ममालिक को भी धमका रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ अगर आया तो उसका अंजाम ये होगा। ये वो दुनिया है जो जिसका नशा और ये है वो पीस जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पूरा रीजन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर है और आपको आने वाले दिन बहुत ज्यादा खौफनाक, क्योंकि देखिए एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इजराइल का पीस से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल के मुस्तकबिल में यानी उनके प्लान्स के अंदर जंगे ही जंगे हैं, सब्जुगेशन ही सब्जुगेशन है। यानी एक मुल्क किस लिए कोशिश कर रहा है, जंगों के लिए। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर मसाइल हल नहीं होने वाले हैं। तो कोई टाइम ऐसा आएगा जैसे पिछले एक महीने से चल रहा है, एक ऐसा पीरियड जिसको पीस कहा जाएगा, जिसको सीज फायर कहा जाएगा। हालांकि इजराइल हर तरफ अटैक कर रहा है और अब देखिए कि अमेरिका किस तरह से एक एक मुल्क पर हमला में मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, साथ एक मुकम्मल कवर दे रहा है और अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो इजरायली स्पोक्समैन बनकर पूरे रीजन की गवर्नमेंट्स को जाकर धमका रहे हैं। तो यही वो एहसास है जो हमें तेहरान में नजर आ रहा है, जो टर्की और सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल तेहरान पहुंचे। देखिए इराक पर हमला करने का मतलब यह है कि जंग सऊदी बॉर्डर्स पर आना और इस वक्त जो लेबनान की जंग होने जा रही है ये पूरे रीजन को ड्रैग कर लेगी और इसलिए मिस्र के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑल आउट वॉर का खतरा जो मौजूद है और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जंगी मशकें हो रही हैं और ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये रिपोर्ट्स हैं कि ईरान जब बरह रास्त हिजबुल्लाह के साथ भी शामिल हो सकता है। और देखिए हिजबुल्लाह ने एक साल अग्रेशन को एब्जॉर्ब किया है, ये जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं, फिर जब हिजबुल्लाह मिसाइल चलाएंगे और वो तल अवीव और हाइफा में बरसेंगे तो फिर इनको अंदाजा होगा। और अमेरिका भी ये कोई विजडम वाला काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस रीजन को वो बार बार क्या दे रहा है, जंगे, वो इराक जो ऑलरेडी तबाह हाल है उसको मजीद हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। तो अमेरिका इस रीजन को क्या दे रहा है, उधर चाइना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, रेल रोड्स बना रहा है और अमेरिका तबाही फैला रहा है। तो एक ऐसी एंटिटी, इसलिए हम कह रहे हैं कि देखें नेतन्याहू को वेस्ट प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है। किस लिए करके बैठा हुआ है भाई, मजीद डर्टी वर्क करवाना है तो इसलिए प्रोटेक्ट करके जो बैठा हुआ है ना। एक भी मीनिंगफुल सैंक्शन उन्होंने इजराइल के ऊपर नहीं लगाई है। नेतन्याहू के खिलाफ क्या इकदाम वेस्ट ने उठाया है और ये जो अभी काफी बड़ी खबर बनी हुई है ना कि उसने माफी की दरखास्त की है नेतन्याहू ने, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक और ड्रामा भी हो सकता है, यानी किसी पर सरप्राइज अटैक करने के लिए कि सबकी तवज्जो इधर है कि जैसे वो अंदर बहुत ज्यादा उलझ गए हैं तो फिर सरप्राइज अटैक भी, क्योंकि 2 साल में हमने यही देखा है, इधर डिप्लोमेसी हो रही है, कोई और इशू छिड़ा हुआ है, अचानक किसी मुल्क के ऊपर अटैक हो गया। तो इसलिए हम इस चीज को भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू ने माफी मांगी है और आगे से माफी होगी नहीं होगी, नेतन्याहू बड़ी मुश्किल में, नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी मुकम्मल सपोर्ट है वेस्ट की और ये नजर आ रही। हाँ, एक बात जरूर है कि जो दुनिया तब्दील हो रही है, जो वेस्ट के अपने क्राइसिस हैं वो कितनी देर इस लायबिलिटी को लेकर चलते हैं और खुद वहां के जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये एक यानी कि रेस विद द टाइम जरूर है कि क्लॉक जो है वो टिक टिक कर रहा है और टाइम जो है वो शॉर्ट है। अच्छा, इजराइल के अंदर आर्मी का एक सीवियर क्राइसिस है, मैन पावर शॉर्टेज इजराइल को इस वक्त बहुत ज्यादा है, उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उधर जो है वो वेनेजुएला के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त कुछ देर बाद व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हाई लेवल मीटिंग ट्रम्प ने बुलाई है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बाकी हाई ऑफिशियल जो वो शरीक हो रहे हैं वेनेजुएला पर हमला करने के हवाले से। ये अहम तरीन मुलाकात सिचुएशन रूम के अंदर होने जा रही है और ये सिचुएशन रूम में होने वाली 3rd मुलाकात है वेनेजुएला के हवाले से। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह लिखा है कि वेनेजुएला की एयर स्पेस को शट डाउन करने का मतलब यह है कि जंग का आगाज ट्रंप ने कर दिया है और यह कैसी जंग है जिसमें सिर्फ एक ही जीतेगा। अब दोनों के लिए विन विन सूरत हाल नहीं हो सकती क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है, या इसमें वेनेजुएला जीतेगा या ट्रंप जीतेगा, ठीक है ना। और अगर ट्रंप जीता, अगर अमेरिका जीता तो फिर यही फिनोमेना जो है वो बाकी कंट्रीज में भी आगे जाएगा। यानी अगर प्रेसिडेंट मडोरो सरेंडर कर जाते हैं, रजीम चेंज हो जाता है, अमेरिका की मर्जी की गवर्नमेंट वहां पर आ जाती है, तो यही फिनोमेना इसके बाद सबसे पहले क्यूबा पहुंचेगा, उसके बाद ये कोलंबिया पहुंचेगा और बाकी मुल्कों में ये आगे बढ़ेगा ये फिनोमेना। लेकिन अगर ट्रंप और अमेरिका प्रेसिडेंट मडोरो को हटाने में कामयाब नहीं होते
और यहां पर प्रेसिडेंट मडोरो और वेनेजुएला डिफेंड करता है अपने आप को, तो फिर यही फिनोमेना बाकी रीजन में भी जाएगा, बाकी भी फिर मजीद तगड़े हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अमेरिकन एम्पायर और ज्यादा डैमेज होगा। तो ये बहरहाल एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसका फातेह एक है, जिसमें से विनर एक है। तो ये ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा गैम्बल भी बहरहाल खेल दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, लेकिन जंग का आगाज इससे हो चुका है, इससे वापसी नहीं है। यानी अगर प्रेसिडेंट मडोरो सर्वाइव कर गए तो उसके भी असरात आएंगे अमेरिकन एम्पायर पर, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। इसका मतलब है कि वेनेजुएला जीत गया। तो ये सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन एनवॉय टॉम बैरक इराक का दौरा किया, इराक के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, और अब उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो सामने आ रही हैं कि क्या बात उसमें हुई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बाकी मिडिल ईस्ट का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर को धमकाया गया है और यह कहा गया है कि लेबनान पर इजराइल हमला करने जा रहा है और किसी सूरत इराक की जो रेजिस्टेंस है वो इसमें मुदाखलत ना करे। टॉम बैरक कैरीड अ मैसेज टू इराक वार्निंग ऑफ एन इमिनेंट इजरायली ऑपरेशन अगेंस्ट हिजबुल्लाह इन लेबनान। टॉम बैरक वार्नड इराक, खबरदार किया इराक को, a harsh Israeli strike against it if the factions intervene on Hezbollah side। देखें, ये कोई यहां पर वीडियो गेम तो चल नहीं रही है। इस वक्त मुल्कों की, कौमों की सलामती, उनकी शनाख्त, उनकी जिंदगियां दांव के ऊपर लगी हुई हैं इस एक एंटिटी की वजह से। अब दो इसमें अहम तरीन बातें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो रही है और आमने सामने बैठकर उसको बात क्या कन्वे की जा रही है, एक तबाहशुदा इराक। पहले तो अमेरिका इस बात का हिसाब देना, जो यहां पर लाखों इराक के लोग जब अपनी जानों से गए हैं, तो तबाहशुदा इराक, उसके प्राइम मिनिस्टर को सामने बैठकर यह धमकाया जा रहा है। एक बात तो यह कंफर्म की जा रही है कि लेबनान के ऊपर इजराइल हमला करने जा रहा है, एक बात तो यह कंफर्म हो गई। दूसरी बात इसमें यह कही जा रही है कि अगर इराक आया तो इराक पर खौफनाक इजरायली हमला होगा। यानी इसका मतलब यह है कि लेबनीज को और फलस्तीनियों को बचाने के लिए कोई दरमियान में ना आए। यह है इस वक्त अमेरिका का मैसेज टू द रीजन। यह नहीं है कि जेनोसाइड इजराइल ने किया और इजराइल ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है तो अमेरिका को उस पर कोई निदामत है। अमेरिका के लोग आप देखिए फलस्तीन के साथ खड़े, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी उनको इस पर कोई निदामत नहीं है जो किया, क्योंकि इनकी मर्जी और इनकी सपोर्ट से हुआ। तो इस वक्त अमेरिकन मैसेज टू द रीजन क्या है कि लेबनीज को और फलस्तीनियों को बचाने के लिए दरमियान में कोई ना आए। यानी आप मुझे बताइए कि इस रीजन में बचा क्या है अब, और ये रीजन कब तक अमेरिका को अफोर्ड करेगा, जिसने इस रीजन को दिया ही सिर्फ ये है मौत और मौत और मौत, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है, तबाही तबाही तबाही। तो यही वो चीज है जो मिस्र चाइना की तरफ गया है, बाकी मुल्क चाइना की तरफ जा रहे हैं। इराक में चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर इराक थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाए, लेबनान में तबाही है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उन पर मजीद जंगें मसलत की जा रही हैं। यानी इससे बड़ी को बात हो सकती है, एक मुल्क में जाकर उसके प्राइम मिनिस्टर से मिलकर उसको मैसेज क्या दिया जा रहा है। मतलब ये अमेरिकन एनवॉय जो है वो क्या इजराइल के स्पोक्स पर्सन है, इजराइल का मैसेज दे रहे हैं कि इजराइल हमला कर देगा, अमेरिका नहीं, इजराइल पहले हमला करेगा इराक पर। और दूसरी ये कितनी तशवीशनाक बात है कि वो कंफर्म कर रहा है इराक के प्राइम मिनिस्टर को कि हमला लेबनान पर होने जा रहा है। तो हमने देखा है पिछली जंग में लेबनान में जो शहादतें हुई हैं, जो जुल्म उठाया गया, जो वॉर क्राइम्स किए गए, बेरूत में जो अटैक्स हुए हैं, जो बाकी रेजिडेंशियल एरियाज में पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसे जमींदोज कर दी जाती थी, और हमने देखा कि कैसे इजरायली जो मिसाइल्स हैं वो बिल्कुल, यानी एक हाई राइज बिल्डिंग है तो उसकी बुनियादों में जाकर फायर किए जाते हैं ताकि पूरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाए। तो देखिए रीजन की जो डिजास्टरस अप्रोच है कि इजरायली जेनोसाइड पर खामोशी इख्तियार करना, फलस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ देना, आज क्या है, इजरायली जंगें लेबनान, शाम, इराक, उसके बाद ईरान, उसके बाद यमन, यहां तक पहुंच रही हैं। बड़ा मुश्किल टाइम है। देखें, वतन से इंपॉर्टेंट क्या होगा, अपनी जान से इंपॉर्टेंट क्या होगा, इस वक्त दोनों चीजें दांव पर लगी हैं। और आप जरा सोचिए तो सही, क्या लेबनान जंग चाहता है, क्या इराक को मजीद जंगें चाहिए, क्या सीरिया जंग चाहता है, क्या ईरान जंग चाहता है, जंग कौन चाहता है रीजन में। यानी आप सोचिए कि आप अपने वतन में रहते हैं, आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके ख्वाब हैं, और आपको जंग में ड्रैग किया जा रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल टाइम है बहरहाल रीजन के लिए और इन तमाम कौमों के लिए। लेबनान के लिए बड़ा मुश्किल तरीन टाइम है कि और कसूर भी लेबनान का है। आप जरा अंदाजा करें, जंग भी लेबनान पर मुसल्लत हो रही है, कसूर भी लेबनान का है, और रीजन को मैसेज यह है कि कोई बचाने के लिए ना आए। और फिर मैं आपको बताऊं, देखें, रेजिस्टेंस को तबाह करने का मतलब क्या है कि फलस्तीनियों पर मजीद जुल्म, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली कोई फलस्तीनियों के साथ खड़ा है तो रेजिस्टेंस खड़ी है, प्रैक्टिकली तो यही खड़े हैं, जंग तो इन्होंने लड़ी है। तो रेजिस्टेंस को तबाह करने का मतलब यह है कि फलस्तीनियों को मुकम्मल वाइप आउट करने के मंसूबे को आगे बढ़ाना। तो मतलब यह है कि रीजन को मैसेज यह है कि फलस्तीनियों को बचाने के लिए दरमियान में कोई ना आए। तो ये जो अमेरिकन बिहेवियर है इस रीजन के साथ, ये आप देखेंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस यहां पर और बढ़ेगा। इन्होंने रशिया को सीरिया से निकालने की कोशिश की, रशिया सीरिया से नहीं निकला, अब वो मिस्र में भी आ गया और सूडान में भी आ गया, ठीक है ना। तो ये वजह क्या है, वो डिजास्टर्स पॉलिसीज। और ये जो इजराइल इतना बदमाश बना फिरता है ना, सिर्फ एक सऊदी अरेबिया खड़ा हो जाए, मैं आपको आज बता रहा हूं, सिर्फ एक सऊदी अरेबिया खड़ा हो जाए और उसने क्या करना है, हमला नहीं करना इजराइल पर, उसने सिर्फ अपनी पोजीशन तब्दील करनी है। आप देखेंगे इस रीजन में इजराइल के साथ होती क्या। तो ये जो है ना बहरहाल रीजन की खामोशी,
और रीजन के जो बड़े हैं उनकी खामोशी। तो यही वो चीज है जो इजराइल को बदमाश बनाए फिरती है, वरना ये कोई इतनी बड़ी बला नहीं है। और हमास और सिर्फ हिजबुल्लाह ने इसका क्या बुरकस निकाला है। इनकी दसियों हजार कैजुअलिटीज हैं, दसियों हजार, और मैन पावर शदीद शॉर्टेज है। सिर्फ रेजिस्टेंस के हाथों इनका यह हशर हुआ है। तो सिर्फ सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क अगर खड़ा हो जाए और अपनी पोजीशन बदल ले तो आप देखेंगे इस रीजन में क्या होगा इजराइल के साथ। अब आप देखिए इजरायली गवर्नमेंट ये कह रही है कि लेबनान में अब ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, कहते हैं कि इसने हमें धमकाया है और हम जो है वो हिसाब किताब करेंगे, यानी ईरान पर हमला, लेबनान पर हमला। वी हर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ द इरानियन एम्बेसडर इन लेबनान इन विच ही थ्रेटन्ड अस। और भाई ईरान के एम्बेसडर ने कहां धमका दिया इजराइल को, तो वो एक पूरी जस्टिफिकेशन। सीरिया के बॉर्डर के ऊपर जो इजरायली आर्मी कमांडर है वहां पर जंगी मशकें जारी हैं, कहता है कि हम स्टेट ऑफ मैक्सिमम अलर्ट हैं। अब सीरिया ने क्या किया इजराइल का, उसका हुक्मरान तो कहता है कि उसको तो अमेरिका लेकर आया और यूरोप और यूक्रेन, और नेतन्याहू कहता है कि मैं लेकर आया हूं। तो अब उसने क्या किया है, तो कहता है हम मैक्सिमम अलर्ट के ऊपर हैं, जंगी मशकें जारी हैं और सीरियन और लेबनीज बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल हम एक्सरसाइज को मॉनिटर कर रहे हैं, असेसमेंट्स कर रहे हैं सूरत हाल की, और हम तैयार हैं, मैक्सिमम अलर्ट में हैं सीरिया और लेबनान दोनों फ्रंट्स पर किसी भी डेवलपमेंट्स के लिए। और ईरान की स्टेटमेंट जारी हुई है, IRGC ने कहा है कि आवर आर्म्ड फोर्सेस आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू एनी अटैक विद ग्रेटर रिजॉल्व। IRGC के कमांडर ने कहा है पूरी तरह से तैयार हैं और अगर हमला होता है तो बहुत ताकतवर अंदाज में हम जवाब देंगे। ये बड़ी फैसला कुन जंग होगी, ईरान के लिए भी ये फैसला कुन जंग होने वाली है, लेबनान के मुस्तकबिल के लिए भी फैसला कुन जंग होगी। सीरिया किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या सीरिया एज अ कंट्री सर्वाइव कर सकता है, ये उसके लिए फैसला कुन जंग होगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जंग चाहता कोई भी नहीं, उन पर मुसल्लत की जा रही है। और पोप आप देखें उन्होंने क्या बात की है, वी प्रे फॉर द पीस फॉर लेबनान एंड इंटायर लिवांत। ये जो लिवांत है ये सीरिया, लेबनान और जो फलस्तीन है इस सबको लिवांत कहा जाता है, ठीक है ना, इस पूरी टेरिटरी को लिवांत कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम लेबनान के लिए भी दुआगो हैं, शाम के लिए भी दुआगो हैं, फलस्तीन के लिए भी दुआगो है, ये पोप की। तो पोप के दौरे के बाद जो है वो एक बड़ी एस्केलेशन मुतवक्के है। इसराइल में शदीद मैन पावर क्राइसिस है, इजरायली आर्मी फेसेस हिस्टोरिक मैन पावर क्राइसिस, कमांड डिके। अब इसमें बता रहे हैं कि 300 ऑफिसर्स उनकी जो पोस्ट है वो मिसिंग है विद द रैंक ऑफ मेजर इन वेरियस कम्बैट यूनिट्स, के मतलब ऑफिसर रैंक के 300 जो पोस्ट हैं वो मिसिंग है। तो ये बहरहाल शदीद मैन पावर क्राइसिस। और इस वक्त देखें तो इसराइल ज्यादातर अपनी एयरफोर्स से इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान में आप देखें, गजा में आप देखें, वो ज्यादा अपनी, और चूंकि सीरिया में आगे से कोई जवाबी अटैक तो हो नहीं रहा, एक अटैक हुआ आपके सामने, 13 एलीट यूनिट के फौजी और ऑफिसर जो है वो इनका हशर नशर वहां पर हुआ, एक सिर्फ लोकल ग्रुप्स ने आगे से जवाब दिया। तो ये है इसकी जमीनी फौज की हालत। शिन बेक का जो चीफ है इस वक्त कायरो पहुंचा है और कायरो में जो इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ है उसके साथ मुलाकात हुई है, ठीक है। इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ के साथ, ये वही इंटेलिजेंस इजिप्ट का चीफ है जो सबसे पहले नेतन्याहू के साथ गया था। और फिर रीजन में बहुत तनकीद हुई कि इतनी क्या जल्दी थी इस नेतन्याहू के साथ जाकर हाथ मिलाने की। तो अब ये शिन बेक का चीफ जब वो कायरो पहुंचा हुआ है, अब इसका क्या मैसेज है इसराइल को, यानी अब क्या बात ये कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 साल तक बातें ही करते रहे ये और वहां फलस्तीनी मरते रहे, और अब कह रहे हैं जंग शाम में छिड़ने जा रही है, जंग जॉर्डन निशाने पर है, जंग मिस्र निशाने पर है, टर्की को घेरा तंग हो रहा है। तो 2 साल ये क्या करते रहे, बातें ही सिर्फ करते रहे। और इन्होंने क्या किया, 2 साल ये इजरायलियों को बुला बुला कर मीटिंग्स करते रहे। तो ये इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, रोज 100 करके मरे। ये नहीं कि एक ही बम गिरा, लोग रोज 100 करके मरते रहे। तो ये बहरहाल एक तारीख की हौलनाक चैप्टर होगा। हैरड्स ने लिखा है कि यूरोपीय यूनियन जो फुटबॉल लीग है वो अब ये एक्सप्लोर कर रही है कि इजराइल को कैसे बैन किया जाए डिस्पाइट गाजा सीज़फायर, क्योंकि उधर मैंने कल आपको खबर दी कि आईसीसी में वो फाइल करने जा रहे हैं, ये फुटबॉल एसोसिएशंस है, इनके चीफ के हवाले से कि वो भी कंप्लिसिट हैं इन द वॉर क्राइम्स। तो अब ये आज खबर आ गई है कि वो देख रहे हैं कि इजराइल को बैन करो। तो हैरड्स ने गजा के हवाले से लिखा है कि गजा के पास चॉइस है कि आइदर हमास और रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, मतलब गजा के पास ये चॉइस है, वो हमास रहेगी या रिकंस्ट्रक्शन होगी, या उनको हमास को चुनना है। भाई हमास को क्या चुन रही है फलस्तीनी। तो बात यह है कि इजराइल के पास, इजराइल के सामने ये जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं रखा जाता कि पीस और नेतन्याहू तुम्हें चाहिए या पीस चाहिए, ये ऑप्शन उधर भी रखना चाहिए ना। तो बहरहाल किसी ने प्रैक्टिकली गजा की कोई मदद नहीं की। असल बात यह है, CNN ने लिखा है कुछ ही देर बाद ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है सिचुएशन रूम में। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, डिफेंस मिनिस्टर यानी सेक्रेटरी ऑफ वॉर, चीफ ऑफ स्टाफ एंड व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ जो वो इसमें जो मौजूद होंगी, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें हिस्सा लेंगे। आम तरीन मुलाकात होगी और इसमें फैसला होगा वेनेजुएला के हवाले से। और इसी को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है द हाई स्टेक्स इन वेनेजुएला, मुस्तकबिल इस वक्त दांव पर है, क्योंकि एम्पायर डैमेज होगा ना, आपने जंग छेड़ दी है, अब मतलूबा नतायज ना मिले तो एम्पायर तो डैमेज होगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, चूंकि 26 शुरू हो रहा है,
अब दिसंबर में हम हैं तो 2026 शुरू हो रहा है, जो मिड टर्म इलेक्शन का साल है, तो ट्रंप इस जंग को प्रोलॉन्ग भी नहीं कर सकता, और हार गया तो बिल्कुल ऑलरेडी पॉपुलैरिटी डाउन है, तो फिर क्या होगा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अब एक की जीत होगी, या ट्रंप जीतेगा या वेनेजुएला जीतेगा, और ट्रंप ने शटडाउन करके एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वेनेजुएला के खिलाफ कर दिया, इंपोज कर दी है जंग वेनेजुएला पर, जंग यानी अब कन्फ्रंटेशन उनको करनी ही करनी है। ओवरथ्रोइंग मडोरो सर्व्स यूएस इंटरेस्ट, मडोरो को ओवरथ्रो करना ये अमेरिकी मफादात में है, अमेरिका ये चाहता है कि प्रेसिडेंट मडोरो को ओवरथ्रो किया जाए, और इससे ये होगा कि वेनेजुएला में उनकी मर्जी की हुकूमत जो है वो आ जाएगी, और फिर यही फिनोमेना जो है वो क्यूबा में इसके बाद जाएगा, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे, अपनी मर्जी गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर ये बाकी मुल्कों में जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेनेजुएला में मिलिट्री प्रेसिडेंट मडोरो के साथ खड़ी है, तो अगर ये प्रेसिडेंट मडोरो को, क्योंकि अगला मसला इनके पास ये है, वरना ये असैसिनेट भी कर सकते थे, तो अगला मसला ये है कि प्रेसिडेंट मडोरो को ये ओवरथ्रो करते हैं तो मिलिट्री तो वेनेजुएला की लॉयल है ना, तो वो उसी आइडियोलॉजी के तहत वो अगर वो हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर अमेरिका क्या करेगा, बुनियादी तो वेनेजुएला की पॉलिसी है ना, तो जो मिलिट्री है वो भी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी जो प्रेसिडेंट मडोरो की पॉलिसी है। ये असल मसला है, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे आसान काम ये होता है कि फौजी बगावतें करवा दो, तो फौज इस वक्त तैयार नहीं है प्रेसिडेंट मडोरो को गिराने के लिए, और अगर प्रेसिडेंट मडोरो का असैसिनेट किया जाता है या किसी और तरीके से कोई और इकदाम उठाया जाता है तो फौज आकर संभालेगी, और फौज की पॉलिसी भी यही होगी। और अमेरिका को अगला खतरा यह है कि फिर यही जो फौजी यानी हुकूमतें हैं, ये फिनोमेना पूरे रीजन में आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ये भी तो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है भाई, उसके बॉर्डर्स के ऊपर सारी फौजी हुकूमतें आकर बैठ जाएंगी, तो ये भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उसको तो चाहिए कि वो उसके मफाद में ये है, वो ये समझता है कि हुकूमत चेंज हो और उसकी मर्जी की हुकूमत आए, ताकि वो पॉलिसी अपने हक में करवा सकें, रिसोर्सेज ले सकें और सारा चाइना रशिया को वहां से निकाल सकें, तो फौज आ जाएगी। तो अफ्रीका में भी तो यही हुआ है, वो पूरी जो कू बेल्ट आपको नजर आती है, वो सारी कू बेल्ट कहां पहुंची हुई है, मॉस्को और बीजिंग पहुंची हुई है, वो उसके हुक्मरान। तो ये अगला मसला है तो इसलिए ट्रंप जब वो हेजिटेट भी हैं अभी तक, तो ट्रंप अगर प्रेसिडेंट मडोरो खड़े रहते हैं इसी तरह और सरेंडर नहीं करते हैं, द क्रेडिबिलिटी ऑफ बोथ ट्रंप एंड यूनाइटेड स्टेट विल बी लॉस्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अगर प्रेसिडेंट मडोरो खड़े रहे तो ट्रंप और अमेरिका दोनों डैमेज होंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अल्फाज हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, जब फौज प्रेसिडेंट मडोरो के साथ खड़ी है तो फिर ये ज्यादा मुश्किल है। और वेनेजुएला पर हमला, उनके पास भी रशियन वेपन्स हैं, और अगर उन्होंने कोई सरप्राइज दे दिया तो फिर देखें ट्रंप की जंग को सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। अब मिसाल की तरह आप देखिए, वो जो पैटी हेजिसिथ के ऑर्डर के ऊपर कश्तियों के ऊपर अटैक किया गया है और उसमें जो सर्वाइवर था उस पर दोबारा हमला किया गया है, अमेरिका में खप पड़ी हुई है, लॉ मेकर्स ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पोटेंशियल लीगल फॉल आउट ऑफ हेजिसिथ किल ऑर्डर ऑन बोट ऑफ वेनेजुएला, वो यानी इसके बयानियों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिकन तो जंगों के खिलाफ है, अमेरिकन अवाम, तो ट्रंप इसको जल्दी जल्दी लिपेटना चाहता है, लेकिन ये लिपटेगा नहीं मामला, ऐसा लग रहा है। अगर प्रेसिडेंट मडोरो इसी तरह से स्टैंड करते हैं, ये हमला करेंगे, काइनेटिक अटैक करेंगे, तो अगर वेनेजुएला का जवाबी अटैक हुआ और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ये वो अगर वो निशाना बन गया तो फिर क्या करेंगे। ये गैम्बल है, दाव पर लगा दिया अमेरिकन एम्पायर को ट्रंप साहब ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है काइंड ऑफ। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया आपने, राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।